सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत इसमें गरमा गई और कहीं न कहीं विपक्ष इस बयान में फंस गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लगाते हैं, इसको बुलंद कर रहे हैं और योगी के इसी नारे में विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी नारे गढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी पर जवाबी हमला बोलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे घिर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को झारखंड में कहा कि क्या कोई संत योगी ऐसी भाषा बोलता है? ऐसी भाषा आतंकी बोलते हैं। अब खड़गे के बयान पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश पहले है और आपके लिए तुष्टीकरण, और इसलिए आप सच्चाई ना बोले और न ही आप उसको समझ पा रहे हैं। आपने क्या गंवाया है आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं वोट बैंक के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे लाल पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर आज जोरदार हमला किया और कहा कि याद करिए, आपका गांव हैदराबाद के निजाम के अधीन था, तब रजाकारों ने आपके गांव को जला दिया था, जिसमें आपके माताजी और आपके परिवार के कई लोगों को मारा गया था। कांग्रेस उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन थी। खड़गे जी, इनको लेकर आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इससे मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा और वोट बैंक के लिए खड़गे जी ने अपने परिवार का बलिदान भुला दिया। सीएम योगी ने कहा कि उस वक्त हिंदू कटे थे, इसलिए वो बटे थे। जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के दीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखना, जब भी बटेंगे तब गणपति पूजा पर हमला होगा, लब जिहाद होगा, जमीनों पर कब्जा होगा, और जब भी बटेंगे तब ये गुंडे गुमराह करने का प्रयास करेंगे।
सीएम योगी ने कहा कि अब जो भी होना है आर पार होना है, हां और ना, और अब हां तो हां। याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि मैं योगी हूं, मेरे लिए देश प्रथम है, और खड़गे जी आपके लिए तुष्टीकरण सबसे आगे है, और आप अपने परिवार का बलिदान भुला गए। अब ये जो बयान है, इसका सियासत पर, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार और आलोक वत्स जी राजनीतिक समीक्षक। ऋषि, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, इस पर हम देख रहे तमाम तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन अब खड़गे जी का जो बयान था उस पर अब मुख्यमंत्री का जो पलटवार कि आप रजाकारों के चलते आप भूल गए निजाम को, आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और मैं योगी हूं, जो कहता हूं सही कहता हूं। देखिए अंजनी जी, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी किस मकसद से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही सर। किस मकसद से बयान दे रहे हैं, क्या नैरेटिव है, ये आप भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। और कांग्रेस इसके काउंटर में जो रिप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो प्रयोग उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, पीडीएस को कह दीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा कह दीजिए, दलित कह दीजिए, मां दलित कह दीजिए, रिजर्वेशन खतरे में है, जातीय जनगणना, इन मुद्दों पे कांग्रेस को कहीं न कहीं मदद मिलते हुए दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में जी। लेकिन सवाल अंजनी भाई ये है कि योगी आदित्यनाथ जो डिफेंडिंग पॉइंट में ये कह रहे हैं, तो उनको तो ये जवाब देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि जो बीजेपी का जो एक इंपॉर्टेंट सहयोगी दल है, जिसके बलबूते केंद्र की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे बयान जो हैं सामाजिक सद्भाव को कमजोर करते हैं, गंगा जमुना तहजीब को कमजोर करते हैं। तो खड़गे साहब से मतलब पूछने से पहले तो इनको तो कम से कम एनडीए में ऐसे जो बयान है या ऐसे जो नैरेटिव है, नारे हैं, उस पे तो आम राय बनाना चाहिए। जेडीयू के जो खालिद अनवर हैं, इंपॉर्टेंट नेता हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से एक आते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये बीजेपी का जो बयान है वो सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाला बयान है। लेकिन इस पर अभी ऋषि भाई, इस पर नीतीश कुमार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन क्या ये खड़गे साहब मुख्यमंत्री पे बयान देके फंस गए? क्या जो बीजेपी का ट्रैप था इस पे आए, इसी पिच पे कांग्रेस खेले, अपना संविधान बचाव वाला छोड़ के, क्या उसमें फंस गई? देखिए हरियाणा में आप यदि हरियाणा को लेंगे तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस फंस गई है। यदि हरियाणा चुनाव को यदि लिटमस टेस्ट के रूप में लेंगे तो वहां आप देखिए क्या हुआ, जाट वर्सेस ऑल हो गए। जो बीजेपी चाह रही थी, जो दलित है, जो अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में अलग मान रही थी, हाँ। वो तो कहीं कम से कम कांग्रेस से बिदक गई। लेकिन इसके दो नैरेटिव हैं। नैरेटिव ये है कि बीजेपी, देखिए स्पष्ट है अंजनी जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, एक तरफ कमंडल की राजनीति है, दूसरी तरफ मंडल की राजनीति है। कमंडल और वर्सेस मंडल। कमंडल को लग रहा है कि मंडल की राजनीति आगे आएगी तो कमंडल की राजनीति खतरे में है। मंडल वालों को लग रही है कि भाई ये कमंडल के पीठ पे ले जाते हैं तो जो उनको जो वोट मिल रहा है एक तबका का, वो यूनाइट हो जाएगा, एक मतलब धर्म के नाम पे यूनाइट हो जाएगा, तो फिर जो उनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरा है।
तो ये राजनीति है, राजनीति में दोनों तरफ से नहीं, बहुत सही बात आपने ऋषि भाई कही। यही राजनीति हम लोग 90s में देखते थे, अब वही प्रयोग 2024 में हुआ। अब लग रहा है कि जातीय जनगणना की बात करके, आरक्षण की बात करके, संविधान की बात करके 24 में फायदा हुआ, लेकिन चूंकि ये राज्यों का चुनाव है, यहां पर ये मुद्दे लग रहा है नहीं चल पा रहे हैं क्या, जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री के बयान पे सारी पार्टियां घूम फिर के बयान दे रही हैं? नहीं, देखिए, आप तो नतीजे तय करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में जी, क्या नतीजे आते हैं। नतीजे तय करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, प्रधानमंत्री से लेके मोहन भागवत तमाम ऐसे लोगों ने नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला है या नहीं मिला। और पूर्व में आप जो विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास को देखेंगे तो राज्यों के चुनाव में कम से कम मुलायम सिंह, मायावती ने तो ऐसे नारों को तो ध्वस्त कर ही दिया था 90 के दशक में, जब मायावती और मुलायम सिंह यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। और कल्याण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। कल्याण सिंह, देखिए, योगी आदित्यनाथ और कल्याण सिंह में अंतर यह है कि योगी आदित्यनाथ राजपूत समुदाय से आते हैं, कल्याण सिंह पिछड़े समाज से आते थे, प्लस कमंडल की राजनीति थी, कमंडल और मंडल के फ्यूजन थे जी। तब मायावती और मुलायम सिंह यादव ने इनको पटकनी दे दी थी। एक नारा था, हमको पूरा नारा याद नहीं है कि हवा में उड़ गए, क्या 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 वो सब नारे पर अब तो ऋषि भाई याद करने का भी वो नहीं ठीक है। आलोक जी, अब ये जो बयानबाजी चल रही है, पहले मुख्यमंत्री का जो नारा बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये जो ऐसा नारा है जो विपक्ष के लिए इसकी काट नहीं है? अब खड़गे जी ने कहा कि भाई ये जो बयान है, ये तो ऐसे बयान तो आतंकवादी दिया करते थे, लेकिन आज जब सीएम ने पलटवार किया, उस पर क्या लगता है कि अब ये सियासत कहां जा रही, इसका कुछ फायदा चुनाव में नजर आएगा? क्योंकि सारी लड़ाई तो वोट बैंक की है। देखिए, आदित्यनाथ जी ने ये बात आगरा में जिस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उनके घर लूटे जा रहे थे, उनकी बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही थी, उनके घर जलाए जा रहे थे, उसके संदर्भ में ये बयान दिया था, जिसको यहाँ के कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का बयान है ये। ऐसा बयान वो नहीं था। उन्होंने एकजुटता की बात कही थी और एक रहना श्रेष्ठ रहना है। ये तो परिवार में भी इस बात की सीख दी जाती है। लेकिन आलोक जी, अब बात आगे निकल गई। आज उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अब आर पार की बात होगी, या तो हाँ, ना तो ना। और रजाकारों का जिक्र किया और कहा कि खड़गे जी ने अपने जो बलिदान परिवार के भुला गए कि वहां पे रजाकारों ने क्या किया था उनके परिवार के साथ। बात आगे बढ़ गई। ये अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब इसको लोगों ने जिस ढंग से ले लिया है, इसका तो परिणाम चुनाव पर पड़ने ही वाला है। अब इसको तो खींच के राजनीतिकरण कर दिया इसका लोगों ने। तो अब तो इसकी आर पार की लड़ाई सही माने में हो गई है। अब और जो योगी जी ने आज कहा है कि जिस तरीके से हैदराबाद में हुआ और जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, उससे खड़गे जी शायद अनभिज्ञ नहीं होंगे। खड़गे जी पढ़े लिखे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक पर्टिकुलर वर्ग को अपने अंदर समाहित करने के चक्कर में वो एक योगी जी के नारे पे अभी तक मैं यूपी से और पूरे इंडिया में उसके काट में 15 नारे सुन चुका हूं, लेकिन कोई नारा उस नारे के ऊपर भारी पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। एक नारा जो वो आया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, ये अभेद नारा है, ये एकजुटता के बारे में है। और जिस तरीके से भारत के इर्द गिर्द विनाशकारी शक्तियां मुंह उठा के खड़ी हैं, अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कटेंगे। और योगी जी ने जो कहा है कि आर पार तक चली गई है, तो आर पार की लड़ाई अब इसमें होना अवश्यम भावी हो चुका है। अब तो देखिए आलोक जी, ऋषि भाई, अब तो बात खुलकर ध्रुवीकरण पे आ गई। अब तो आज योगी जी ने कह दिया कि अगर आप बटोगे तो नवमी के जुलूस पर पथराव होगा, अगर आप बटोगे तो लब जिहाद होगा। मामला आगे निकल चुका है। आलोक जी, ऋषि भाई सही कह रहे हैं। देखिए अंत में, देखिए मैं यदि जी आलोक जी बोलिए, फिर ऋषि भाई आपके पास आता हूं। आलोक जी थोड़ा कपड़ा कंप्लीट कर, फिर ऋषि भाई आपके पास आता हूं। जी आलोक जी, मेरा ये कहना है कि जिस संदर्भ में कहा गया, जिस तरीके से लोगों ने इसका मायने दूसरे ढंग से निकाल लिया, तो अब तो इसका पूर्णतया, इसको कहते हैं 100% इसका राजनीतिकरण हो गया है। और अब इसके राजनीतिक लाभ और हानि
देखना है और जनता ठीक को है। तय करना ऋषि है। भाई, महाराष्ट्र ऋषि भाई बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। इस नारे से प्रभावित देखिए होके अब वो किस देखिए तरह- अब योगी आदित्यनाथ जी अपने नैरेटिव पे आ गए। आलोक भट्ट जी भी वही कह रहे हैं। हम्म, क्या रामनवमी का चर्चा क्यों आया? जब हम कह रहे हैं आपका ध्येय जो है ईमानदार, मतलब एक 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 ईमानदार आपका नारा है। एक मान लीजिए आपके नारे में मुझे पूरी तरह से देशभक्ति दिख रही थी, तो उसमें रामनवमी कहाँ से आ गया? एक है तो नेक है, नहीं पूरे देश के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ देशवासियों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जी है। तो फिर इसमें रामनवमी कहाँ से आ गया? एक धर्म के तबका, एक धर्म से संबंधित लोग कहाँ से आ गए? तो नैरेटिव समझिए, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, नैरेटिव है। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे होना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने चुनाव में जाने से पहले क्या वादे किए थे और अपने वादे पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। आज भी देखिए हिंदुस्तान में कई ऐसे डेवलपमेंट के आयाम हैं जहां हम बहुत पीछे हैं। आलोक भट्ट जी बिहार से आते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आज भी मुजफ्फरपुर में कार्डियो विभाग का कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं बैठता है, जबकि मुजफ्फरपुर को बिहार का उपराजधानी कहा जाता है। लेकिन ऋषि भाई, अब जब भी बीजेपी की तरफ से इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं, हमने सिर्फ 24 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो 14 का मामला हो या फिर 19 का मामला, उस ट्रैप में अक्सर कांग्रेस और विपक्ष आते हैं। अब इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान में जिस तरीके से खड़गे जी ने पलटवार किया, उनकी तुलना आतंकवादी से कर दी, क्या लग रहा है ये जो है बैकफायर कर जाएगा क्या? अब देखिए मैं इसका भविष्यवाणी इतना जल्दी नहीं कर सकता हूं। देखिए क्योंकि बीजेपी को भी लगता है, योगी आदित्यनाथ को भी लगता है, और इसमें योगी आदित्यनाथ के राजनीति जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी हुई है। यदि ये बटेंगे तो कटेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो जितने सीटों पे 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, यदि ये नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं हुए अंजनी जी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस भाजपा के जिस सेक्शन से योगी आदित्यनाथ को परेशानी है, किस प्रकार से आप समझ रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम को लगाया गया, दोनों डिप्टी सीएम जो है पिछड़ी जाति से आते हैं। ये नारा क्यों दिया गया? और बीजेपी राष्ट्रीय फलक पे भी देखे तो बीजेपी को लगता है कि जैसे जैसे जो राजनीति है, कास्ट बेस्ड राजनीति होती जा रही है, बीजेपी का जो एजेंडा है वो कमजोर होता चला जा रहा है। और ये 2024 इसी कास्ट का तोड़ तो है ये वाले नारा, क्योंकि अभी भी खड़गे जी को मैं सुन रहा था, खड़गे जी कह रहे हैं कि अभी भी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, वो भी आज की 7 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका तोड़ तो क्या है? हालांकि सुन लीजिए अंजनी जी, हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं करना चाहिए, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फायदा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी उठाएगी। और पूर्व में आपने देखा भी है कि मौत का सौदागर, चाय बेचने वाला, तमाम ऐसे जो शब्दावली का उपयोग किया गया जिसको बीजेपी बहुत बेहतरीन ढंग से काउंटर किया, उसका फायदा हुआ। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि ऐसे बयानों का और ऐसे बयानों से जो नैरेटिव बनता है उसका अंश मात्र योगदान होता है किसी नतीजों को प्रभावित करने में। पूरा चुनाव ये ऐसे बयान या ऐसे बयान से नैरेटिव पूरा तय नहीं होता है, लेकिन इसमें इनका योगदान होता है। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ठीक है, आपको जिन मुद्दों पे, जिन विषयों पे इनको घेरना है आप घेरिए, लेकिन ऐसे बयान देंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए, वो भी जो अच्छे वक्ता हैं, अपने आप में हिंदू के आलोक जी आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि आप मुझ पर गुस्सा होइए, ठीक है, लेकिन गुस्सा आपको निजाम पर भी होना चाहिए। और मुस्लिम लीग की तर्ज पर, मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस वहां पे चुप्पी साध के बैठी थी। लेकिन मैं योगी हूं, मेरे लिए देश प्रथम है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश प्रथम है, आपके लिए तुष्टीकरण प्रथम है। आलोक जी हाँ, एक बार जरा फिर से रिपीट कीजिए अपने सेंटेंस को। आलोक जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड़गे जी को जवाब देते हुए कहा कि मैं योगी हूं। कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, थोड़ा आलोक जी का देखिए क्या दिक्कत आ रही है। ऋषु भाई, आज एक बात ये भी कही मुख्यमंत्री ने खड़गे जी को जवाब देते हुए कि मैं योगी हूं और मेरे लिए देश प्रथम है और आपके लिए तुष्टीकरण प्रथम है। आप रजाकारों को भूल गए होंगे क्योंकि आपको वोट बैंक का डर है।
तो वोट बैंक का चक्कर तो दोनों तरफ है। अच्छा आप ये बताइए अंजनी जी, कोई आदमी 80% हिंदुओं की आबादी देश में 80% के आसपास है, कोई हिंदुओं को नाराज करके कोई चुनाव जीत सकता है क्या? आप टेक्निकली इस चीज को देखिए, कोई भी पार्टी या किसी भी विधानसभा, लोकसभा या पूरे देश की बात मैं करता हूं, जिसकी आबादी 80% के आसपास हो, वही तो ऋषि भाई, आपने तो बिहार यूपी का खेल देखा होगा ना, वहां तो वही खेल चलता था कि हिंदुओं को 80% जातियों में बांट दो, जातियों में बांट दो और मुस्लिम एकमुश्त वोट देंगे, यही तो सियासत थी। अब ये देखिए, दोनों तरफ से राजनीति होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों तरफ से एक नैरेटिव गढ़ने की का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए ना, मुलायम सिंह यादव इतने बड़े पिछड़ों के नेता थे, क्या मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को छोड़कर किसी सामान्य यादव कार्यकर्ता को या गैर यादव ओबीसी किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री चेहरा बनाते या पार्टी के अध्यक्ष बनाते, या लालू यादव या तमाम ऐसे नेता? तो ये इस प्रकार के जो नारे गढ़े जाते हैं, अपने फायदे के लिए गढ़े जाते हैं। इनको समाज, धर्म, इनसे कुछ लेना नहीं होता है। ठीक है, आलोक जी आवाज मिली मेरी? में वोट आलोक जी जुड़ गए क्योंकि आखिरी आलोक जी, अब बातों में बात यहां तक आ गई जब खरगे जी ने उनको कह दिया कि भाई आपकी जो भाषा है ये तो एक आतंकवादी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए देश प्रथम है और आपके लिए तुष्टीकरण प्रथम है, क्योंकि आप रजाकारों को भूल गए जिसमें आपके परिवार को जला दिया गया था। आप दबाव में कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको वोट बैंक का डर है। तो सर, वोट बैंक का डर तो दोनों तरफ है। देखिए, जितनी मैंने आपको क्या कहा कि इस कटोगे तो कटोगे के अगेंस्ट अभी तक 15 नारे आ चुके हैं, लेकिन कोई भी नारा उस नारे को काट नहीं पा रहा है और इनके अंदर खलबली मची हुई है। अब इस नारे का राजनीतिकरण हो चुका है। अब ये जितना इस नारे के खिलाफ और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि आतंकवादी करते हैं, इस तरीके का, वो सब इनके अगेंस्ट जाएगा। और आपने देखा कि ये नारा हरियाणा में कितना इफेक्टिव हो गया था। लेकिन आलोक जी, अभी ऋषि भाई ने जो पॉइंट दिया वो अच्छा था कि जब शुरुआत में बात आई थी कि एक रहोगे नेक रहोगे, यानी एकता की बात की गई, लेकिन जब इसमें लब जिहाद, जमीन जिहाद का मामला आया तो माना गया ऋषि भाई के एनालिसिस से कि फिर इसमें आपके एजेंडा आ गया कि भाई आप किसी को फिर टारगेट कर रहे हो। देखिए, शुरू किसने किया इसके आगे? ये हिंदू का मुस्लिम की बात इसमें किसने किया? ये इन्हीं लोगों ने किया। उसके बाद मैंने कहा इसका राजनीतिकरण हो गया। अब इस पे राजनीतिक बयान आ रहे हैं, जिसको फायदा नजर आता है वो अपने ढंग से इस बयान को वर्णित कर रहा है। लेकिन शुरुआत किसने की? इन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि बटोगे तो कटोगे। उसको मुस्लिम से जोड़कर किसने पेश किया देश की जनता के सामने? ये मेन चीज है। चलिए, बहुत बड़ी बहस का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि भाई। जी जल्दी से 10 सेकंड जी। अभी कुछ दिनों पहले बिहार के छपरा में करीब 60 लोग जो हैं जहरीली शराब से पीने से मर गए थे। हाँ। और मरने वाले पिछड़े समाज से थे, हिंदू थे। ना पिछड़े समाज के मसीहा गए उनके आंसू पोंछने, ना हिंदुओं के मसीहा गए। यही सियासत है। बहुत बड़ी बात करी ऋषि भाई आपने, बहुत बड़ी बात करी। क्लोजिंग रिमार्क आपका अच्छा था कि जब वहां गए थे ना पिछड़े समाज के मसीहा गए, ना हिंदू समाज के मसीहा गए, और ये सियासत है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका, आलोक जी आपका। तो ये जो बयान है, बयान के मायने होते हैं और इसी पिच पर अब विपक्षी लोग